हम लोग करेंगे मॉड्यूल साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। इसमें हम लोग जानेंगे आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है, नीचे देख लीजिए, उसी से रिलेटेड हम लोग जानेंगे। उसका आउटर स्पेस ट्रीटी के बारे में और भी सारा जानेंगे। पार्कर सोलर प्रोब जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें देखने का प्रयास रहेगा कि नासा कितना करीब जाके देखने का प्रयास कर रहा है सन को, कैसे ही अलग है आदित्य L1 मिशन जो हमारा भारत का, उससे कैसे अलग है, ये भी जानने का प्रयास रहेगा। सोलर विंड क्या है, मैंने ज्योग्राफी में पहले ही कवर कर दिया है ये चीज़। उसके बाद मेजर मिशन ऑफ अदर कंट्रीज, बाकी कंट्रीज के क्या क्या मिशंस रहे हैं सो फार स्पेस टेक्नोलॉजी इज कंसर्न। उसमें हम लोग देखेंगे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप क्या है, उसका फिगर भी देखेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि यस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नासा इसरो, जिसको निसार बोलते हैं, नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार, जिसको निसार कहते हैं, जो कि बहुत फेवरेबल टॉपिक है यूपीएससी के लिए, यू नेवर नो कब आ जाए। उसके बाद हम आर्टिमिस प्रोग्राम भी देखेंगे, आर्टिमिस प्रोग्राम एंड दैट्स इट। तो आज के क्लास में कुछ कुछ टॉपिक्स बहुत ही अद्भुत होने वाले हैं। देखो आउटर स्पेस ट्रीटी, देखो आउटर स्पेस ट्रीटी सिंपल समझो, इसमें ही बहुत सारा चीज़ें, यानी कि स्पेस में जो भी चीज़ किया जाएगा उसके लिए क्या गवर्नेंस स्ट्रक्चर आपके पास है। क्यों हो सकता है कि स्पेस में आप मनमानी कर लीजिए, हो सकता है कि मास ऑफ ओपन डिस्ट्रक्शन, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन डाल दीजिए ऊपर पे, वेपन्स ऑफ मास यानी कि न्यूक्लियर बम्स आप ऊपर डाल दिए ना सैटेलाइट के थ्रू, तो आप पूरा दुनिया को ही तबाह कर दीजिएगा। तो कहने का मतलब क्या होगा कि आउटर स्पेस में क्या ऐसा गवर्नेंस स्ट्रक्चर हो ताकि कोई मनमानी ना करे कोई कंट्री, और इसके लिए सभी कंट्री को साथ आना होगा। मगर दुर्भाग्य की बात क्या है, ये जब ट्रीटी साइन हुआ और अभी हम 21वीं सदी देखते हैं तो दोनों में बहुत अंतर है। अभी दुनिया बहुत आगे निकल चुका है, हाँ अभी क्वांटम कंप्यूटिंग का बात होता है कि नहीं है? Yes, तो आपको लगता है कि जब ये बना होगा, आउटर स्पेस ट्रीटी बना होगा, तो क्वांटम कंप्यूटिंग का उस समय दिमाग में होगा? बिल्कुल नहीं, चेंज हो जाता है ना समय के साथ। टेक्नोलॉजी लगातार चेंज हो रहा है, ह्यूमन बीइंग से तगड़ा चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी। तो ये आउटर स्पेस ट्रीटी जो है इसके भी लूपहोल्स है, और इसका लूपहोल्स हम बहुत पहले एडिटोरियल डिस्कशन में बता चुके हैं, जहाँ पे एक शब्द आता था मिलिटराइजेशन ऑफ स्पेस, याद आया आपको? लो अर्थ ऑर्बिट में कितने डेब्रीज, याद आया कि नहीं आया सभी चीज? ये क्या है मिलिटराइजेशन। आज 90 के दशक के बाद हमने देखने का प्रयास किया था सैटेलाइट से, और उसमें देखा था कितना डेंसिटी बढ़ा है डेब्रीज का, होप से समझ में आ गया होगा। तो इसी से रिलेटेड, यानी कि स्पेस पे किसी चीज़ का मनमानी ना हो, किसी कंट्री का गलत तरीके से यूज़ ना हो, उसी को बल देने के लिए, उसी को दिशा देने के लिए हम एक आउटर स्पेस ट्रीटी लेके आते हैं, ताकि गवर्नेंस स्ट्रक्चर ढंग का हो। देखो आउटर स्पेस ट्रीटी फॉर्मली द ट्रीटी ऑन प्रिंसिपल्स गवर्निंग द एक्टिविटीज ऑफ स्टेट्स इन द एक्सप्लोरेशन एंड द यूज ऑफ आउटर स्पेस इंक्लूडिंग मून अदर सेलेसियस बॉडी इज अ ट्रीटी दैट फॉर्म द बेसिस ऑफ इंटरनेशनल स्पेस लॉ। सो ब्यूटीफुल। ये क्या बोला? आउटर स्पेस ट्रीटी क्या है? ये ट्रीटी है जो कि कहता है कि स्टेट का जो एक्टिविटी है, चाहे वो एक्सप्लोरेशन का बात हो, चाहे स्पेस का यूज़ करने का बात हो, चाहे उसमें मून हो, चाहे जो भी सेलेसियस बॉडी है, उसको गलत तरीके से यूज़ नहीं करेंगे। और यही आपका इंटरनेशनल स्पेस लॉ यहीं से बनता है, यानी कि जितने भी इंटरनेशनल लॉ बनेगा वो जो डिराइव किया जाएगा, डिराइव कहाँ से किया जाएगा? आउटर स्पेस ट्रीटी से किया जाएगा, यानी कि मदर है, समझ रहे हैं ना, फंडामेंटल है ये। यानी कि एक तरह से वर्ल्ड के जो स्पेस टेक्नोलॉजी जो भी काम होगा, मदर जो लॉ है वो क्या है? आउटर स्पेस ट्रीटी है। वहीं से जितने भी इंटरनेशनल स्पेस लॉ बनेंगे वहीं से डिराइव किए जाएंगे, ताकि क्या हो? ठीक से गवर्नेंस स्ट्रक्चर बने, ठीक से गवर्नेंस हो, कोई गलत तरीके से स्पेस को या कोई सेलेसियस बॉडी को गलत तरीके से यूज ना करे। अभी कितने कंट्री है? तो 110 कंट्री पार्टीज है। पार्टीज का मतलब क्या है? जो साइन कर लिया, हाँ साइन किया, दैट इज अ पार्टी। COP होता है कि नहीं था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। वेल जो तेईस है वो साइन किए मगर रेटिफिकेशन नहीं किए। रेटिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हम साइन कर लिए, मगर हम अपने संसद में, अपने कंट्री में उसके रिलेटेड लॉ लेके नहीं आए हैं। समझ गए बात को ना? यदि आप कोई चीज़ साइन करते हैं तो आपको रेटिफिकेशन भी करना होता है। जैसे मान लो कि इंडिया ILO साइन किया, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, तो इंडिया को क्या करना होगा? रेटिफिकेशन के लिए पार्लियामेंट में लॉ भी बनाने होंगे, तब वो क्या होता है? उसको बोलते हैं रेटिफिकेशन। और ऐसा माना जाता है कि आप जब बाहर करिएगा, स्पेशली ट्रीटी सबके लिए, जब कोई ट्रीटी होता है, ट्रीटी का यही अनोखा होता है, ये बाइंडिंग होता है। बाइंडिंग मतलब ये आपके ऊपर बाइंड है, आप इसे पूछे मुकर नहीं सकते हैं, और यदि मुकर नहीं सकते हैं तो आपके पास क्या विकल्प बचता है? आपके पास यही विकल्प बचता है कि आपके पास जो भी डेमोक्रेटिक सेटअप है, चाहे आप प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी है,
चाहे आप प्राइम मिनिस्ट्रियल डेमोक्रेसी हैं, आपको जाके पार्लियामेंट में, संसद में वो लॉ को पास करना होता है। तो ऐसे 23 कंट्री पास नहीं किए हैं, अदरवाइज 110 कंट्री पार्टीज है, उसमें 23 कंट्रीज अभी तक रेटिफिकेशन नहीं किए। होप सो समझ में आ गया होगा। द ट्रीटी इज ओवरसीन बाय द यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द आउटर स्पेस अफेयर्स। ये ट्रीटी को देखने वाला कौन देखता है? तो तुम्हारा UNOOS से यही गवर्न करता है इस ट्रीटी को। कहीं वायलेशन तो नहीं हुआ? गवर्निंग बॉडी रहता है ना जी, जैसे पुलिस को देखने वाला ऊपर होम मिनिस्टर है कि नहीं। यदि हम बात करें उधर का, दिल्ली का बात करें, यदि हम स्टेट का बात करें तो स्टेट का भी होम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है पुलिस के लिए, तभी तो नीतीश जी रख लेते हैं अपने हाथ में। समझ में आया ना। तो इसी तरह जो गवर्निंग होगा, जो डिपार्टमेंट होगा गवर्न करेगा इस चीज़ को, किस चीज़ को? आउटर स्पेस ट्रीटी को। उसका गवर्निंग स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? डिपार्टमेंट का क्या नाम होगा? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स। होप सो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं कि द आउटर स्पेस ट्रीटी रिप्रेजेंट द बेसिक लीगल फ्रेमवर्क इंटरनेशनल स्पेस लॉ। बता चुके हैं ये, और उसमें क्या क्या चीज़ है, यानी कि आपको क्या क्या चीज़ फॉलो करने होंगे, तो मैंने पहले ही बता दिया। ये स्टेट्स को मना करता है, जो भी पार्टी स्टेट है, जो जिसने भी साइन किया 110 कंट्री ना, जिसमें 23 ने अभी तक रेटिफाई नहीं किया, तो सभी के लिए बात यही है कि आप कोई भी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन अर्थ ऑर्बिट में नहीं लगा सकते हैं। मैंने पहले ही बोला, ये मास डिस्ट्रक्शन क्या होता है? ये बायोलॉजिकल वेपन्स भी हो सकते हैं, केमिकल्स वगैरह, जैसे कोविड-19 हो गया, एक लगा दिया तो पूरा तबाह हो गया। दूसरा तुम्हारा न्यूक्लियर हो सकता है, एटम बम हो सकता है, हाइड्रोजन बम हो सकता है। इस तरह का बम, इस तरह का वेपन्स आप ऑर्बिट में नहीं रख सकते हो, चाहे लो अर्थ ऑर्बिट का बात हो, मिडिल अर्थ ऑर्बिट का बात हो, या फिर हायर अर्थ ऑर्बिट का बात हो। यदि हायर अर्थ ऑर्बिट का बात हो तो वही जियो स्टेशनरी और जियो सिंक्रोनस का बात होगा। आर यू गेटिंग मी? तो ये डिबार करता है, ये डिबार करता है, रिस्ट्रिक्ट करता है जो भी पार्टी से 110 कंट्री, कि आप कोई भी चीज़ मास ऑफ वेपन डिस्ट्रक्शन आप प्लेस नहीं कर सकते कोई भी अर्थ ऑर्बिट पे। होप सो समझ में आ गया होगा। इंस्टॉलिंग दैम ऑन द, आप मून पे नहीं रख सकते हो, कोई सेलेसियस बॉडी पे नहीं रख सकते हो, ठीक है, ठीक है, और स्टेशन वहाँ पे नहीं कर सकते। यानी कि सभी एकदम एक तरह से रिस्ट्रिक्शन है सभी पार्टी पे कि आप स्पेस में यूज़ नहीं कर सकते हो, मून में कोई मास डिस्ट्रक्शन वाला वेपन्स नहीं रख सकते हो, और भी कोई दूसरे सेलेसियस बॉडी जैसे एस्ट्रॉइड हो गया उसमें भी नहीं रख सकते हो। इट एक्सक्लूसिवली लिमिट्स द यूज़ ऑफ मून एंड अदर सेलेसियस बॉडीज टू पीसफुल पर्पज। हाँ, आप मून यूज़ करो, आप सेलेसियस बॉडी यूज़ करो मगर पीसफुल के लिए। हाँ, आप कम्युनिकेशन के लिए यूज़ करो, इट्स फाइन। कम्युनिकेशन क्या, जग भलाई है कम्युनिकेशन से, है ना। लोग का सोच शक्ति बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा, लॉजिस्टिक कॉस्ट घटेगा, बहुत सारा चीज़ है। आप पीसफुल चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो मगर आप वेपन्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते वो चीज़। होप तो समझ में आ गया होगा। एंड एक्सप्रेसली प्रोहिबिट्स देयर यूज़ फॉर टेस्टिंग वेपन्स ऑफ एनी काइंड। अब ये नहीं कि आप गलत तरीके से स्पेस को, सेलेसियस बॉडी को आप यूज़ कर रहे हो वहाँ पे टेस्टिंग के लिए कि यहाँ से बम छोड़ेंगे तो कैसा लगेगा, क्या इंटेंसिटी होगा। नो, यू कैन डू इट, आप नहीं कर सकते ये चीज़। और गेटिंग में कोई भी आप नहीं कर सकते हो, कोई भी मिलिट्री मैनोवर्स नहीं रख सकते हो, मिलिट्री वेपन्स वगैरह नहीं रख सकते हो, कोई मिलिट्री बेस नहीं खड़ा कर सकते हो। कोई बोलेगा चाइना जाकर कि हम मून के साउथ पोल में जाकर हम मिलिट्री बेस खड़ा करेंगे, नो यू कैन डू इट। आउटर स्पेस ट्रीटी आपको अनुमति नहीं देता है इस चीज़ का, समझ गए। कोई इस तरह का मिलिट्री बेस इंस्टॉलेशन नहीं हो सकता है, कोई फोर्टिफिकेशन नहीं हो सकता है। कोई बोल दे क्लेम करके हाँ ये किला हमने बना लिया, नो यू कैन डू इट, आप नहीं कर सकते, किला नहीं बना सकते हो, कोई इस्टेब्लिशमेंट नहीं कर सकते हो। हाउएवर, हाँ एक चीज़ तो है कि ट्रीटी डजंट प्रोहिबिट द प्लेसमेंट ऑफ कन्वेंशनल वेपन्स। आप कन्वेंशनल वेपन्स, यही सबसे बड़ा लूपहोल्स है रमानंद जी, इस ट्रीटी का सबसे बड़ा लूपहोल्स ये कि आप कन्वेंशनल वेपन्स रख सकते हो फॉर द मिलिट्री यूज़। अब देखो कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में अंतर है। नॉन कन्वेंशनल का मतलब क्या है कि ये मास ऑफ, ये वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, और जो दूसरा तुम्हारा कन्वेंशनल वेपन्स होता है वो सब मिलिट्री वगैरह सब यूज़ करता है, बहुत सारे चीज़ ऐसे होते हैं। तो इस लॉ का सबसे बड़ा लूपहोल्स यही है कि इसमें कहीं पार्टीज को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया जा सकता है कि आप कर सकते को नहीं कर सकते, यू कैन डू इट। दैट इज़ द बिगेस्ट लूपहोल्स ऑफ दिस ट्रीटी। और बहुत समय ये एडिटोरियल का पार्ट भी बना था इस चीज़ को लेकर। आगे बढ़िए। द ट्रीटी ऑल्सो स्टेट्स दैट स्पेस शैल बी फ्री फॉर एक्सप्लोरेशन एंड यूज बाय ऑल द स्टेट। हाँ फ्री है, जिसका क्षमता बनता है वो अपना लॉन्च व्हीकल करे और सैटेलाइट करे और एक्सप्लोर करो। क्यों? आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग के लिए है ये, पीसफुल एप्लीकेशंस के लिए, यू कैन डू इट। द ट्रीटी एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स एनी गवर्नमेंट टू क्लेम एसेल्सिस बॉडी सच एज द मून। हाँ, ये आपको बाध्य करेगा, ये आपको रोकता है कि आप क्लेम नहीं कर सकते हो कि मून पे आ गए तो मून मेरा हो गया। मून का एक जगह लेके बोलो कि नहीं ये मून मेरा हो गया, ये जगह मेरा, यू कैन डू इट। वो सबके लिए है, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो वही बोला कि द ट्रीटी एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिट्स एनी गवर्नमेंट टू क्लेम अ सेलेसियस रिसोर्स
सच एज द मून और अ प्लैनेट। होप सो समझ में आ गया होगा तुम लोग को। The TT stated outer space, including the moon and the other celestial body, is not subject to a national abbreviation by the claim of sovereignty। देखो वही बात कहा गया कि जितने भी आउटर स्पेस है जिसमें मून है, अदर सेलेसियस बॉडी है, ये कोई क्लेम ऑफ सॉवरेनिटी नहीं है, कोई क्लेम नहीं कर सकता ये चीज़ को, ये सबके लिए है। यू कांट डू इट सच थिंग। मून पे पहले पहुंचे तो आप नहीं कह सकते कि मून मेरा हो गया, यू कांट डू इट। या फिर आप ऑक्यूपेशन नहीं कर सकते वहाँ पे, या फिर दूसरा तरीका नहीं अपना सकते हो। हाउएवर, देखो हाउएवर शब्द है, स्ट्रॉन्ग वर्ड। द स्टेट दैट लॉन्चेस अ स्पेस ऑब्जेक्ट रिटेन्स जुरिस्डिक्शन एंड कंट्रोल ओवर दैट ऑब्जेक्ट। मगर हाँ, नासा ने जो चीज़ छोड़ा है सैटेलाइट वहाँ पे, या नासा ने जो रोवर छोड़ा है, रोवर कह सकते हैं, सैटेलाइट से निकल जाता है रोवर, हाँ जो रोवर लैंडर, हाँ ये कह सकता है कि रोवर मेरा है, लैंडर मेरा है मून पे, ये कह सकते हैं आप, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो देखो बच्चे लोग यहाँ पे देखो क्या है, हाउएवर द स्टेट दैट लॉन्चेस अ स्पेस ऑब्जेक्ट, हाँ सैटेलाइट के अंदर रोवर या फिर लैंडर, रिटेन्स जुरिस्डिक्शन, उसका जुरिस्डिक्शन रहेगा वहाँ रहने का, एंड कंट्रोल ओवर दैट ऑब्जेक्ट, हाँ उस ऑब्जेक्ट पे मेरा ही अधिकार है। क्यों? क्योंकि मेरा ही लैंडर है, मेरा ही रोवर है, मेरा ही सैटेलाइट है। तो नासा ये क्लेम कर सकता है कि वो रोवर मेरा है। ये तो बहुत सिंपल सी बात है, मगर ये क्लेम नहीं कर सकता कि वो एरिया मेरा है। यू कांट डू इट। तो आउटर स्पेस ट्रीटी एक तरह से क्या है, आपका गवर्निंग बॉडी है, तो कोशिश करता है कि आउटर स्पेस किस तरह यूज हो, सेलेसियस बॉडी किस तरह यूज हो, मून कैसे यूज हो, स्टार्स किस तरह यूज किया जाए, एंड सो ऑन। तो मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूँ कि जो ओवरसी करते हैं डिपार्टमेंट क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अपडेट। पूछ लेते हैं सिविल सर्विस में इस टाइप ऑफ क्वेश्चंस कि कौन हेड करता है, सुपरवाइज कौन करता है, यस यू विल गेट सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स, जिसको UNOOS से कहते हैं। तो एक चीज़ हमने ख़त्म कर दिया, इसमें आउटर स्पेस ट्रीटी का हमने पूरा तरह से जिक्र कर दिया। अब हम लोग देखेंगे पार्कर सोलर प्रोब। देखो हमने पहले भी क्लास में बात किया है कि आदित्य L1 मिशन, हाँ आदित्य L1 मिशन इज़ अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट है पार्कर प्रोब से। क्यों? क्योंकि उसमें हमने लैंग्वेज पॉइंट देखा था, उसमें लैंग्वेज पॉइंट हमने 4 देखा था, यदि तुम लोग को याद है तो। क्या होता है लैंग्वेज पॉइंट? लैंग्वेज पॉइंट वो इमेजिनरी पॉइंट है, इमेजिनरी लाइन है, जिस लाइन पे यदि हम सैटेलाइट को प्लेस करते हैं तो जो ग्रेविटेशनल पुल होगा सन और मून के बीच में या सैटेलाइट के बीच में, वो अपने आप को कैंसिल आउट कर देगा और इसलिए सैटेलाइट वहाँ पे सर्वाइव कर पाएगा। यही कॉन्सेप्ट था और उसमें हमने L1 पे डाला था, इसलिए हम कहते हैं कि आदित्य L1 मिशन है। होप सो समझ में आ गया होगा। और ये भी बात था कि हमारा जो L1 मिशन था वो काफ़ी दूर था सन से, काफ़ी दूर। मगर गजब बात है कि सोलर पार्कर प्रोब जो है वो डिफरेंट है, वो काफ़ी पास में है, तुम मैच नहीं कर सकते हो आदित्य L1 मिशन से इसका, ये बहुत आगे है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि पार्कर सोलर प्रोब इज अ नासा स्पेस क्राफ्ट इन रूट टू स्टडी द आउटर कोरोना ऑफ द सन। मैंने पहले भी क्या बोला है कि जो आउटर जो एटमॉस्फेयर है सन का, कोरोना, वो सबसे बड़ा गुत्थी है, सबसे बड़ा मिस्ट्री है, क्योंकि फोटोस्फीयर के तुलना में कई गुना ज़्यादा टाइम्स कोरोना क्या है, गर्म है, और ये सबसे बड़ा गुत्थी है। क्यों? क्योंकि नीचे से गर्म होगा, जब कोई भी ट्रांसमिट होगा एनर्जी तो नीचे ऊपर कम हो जाता है। जैसे घोड़ा तापते हो तुम लोग, तो नीचे जाओगे तो ज़्यादा गर्मी लगेगा, ऊपर उठोगे तो कम होगा। भाई यहाँ पे फंडा ही कुछ और है, भाई बीच में क्या हो रहा है कि इतना गर्म हो जा रहा है, ये मिस्ट्री है। ये साइंस के जगत में बहुत बड़ा मिस्ट्री है। इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए नासा भी प्रयास कर रहा है, एज वेल एज हमारा इंडिया भी कर रहा है। इंडिया आदित्य L1 मिशन के सहारे कर रहा है, और ये किसके सहारे कर रहा है? पार्कर सोलर प्रोब के हिसाब से। समझ गए बात को? तो यही आउटर कोरोना को देखेगा। अब देखो ये 2018 में जब इसको छोड़ा गया था तो रामानंद जी हेडलाइंस था पार्कर प्रोब। और सिविल सर्विस में यदि आप देखिएगा 2019 का पेपर साइंस एंड टेक में देखिएगा तो बहुत बढ़िया बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन पूछा गया है मेंस का। देखो ये कितनी अच्छी बात है कि इट विल अप्रोच टू विदिन 6.2 मिलियन किलोमीटर्स फ्रॉम द फोटोस्फीयर ऑफ द सन एंड विल ट्रेवल फास्ट एज, देखो ये कितना फास्ट जाता है, यानी कि 6 मिलियन किलोमीटर तुम्हारा पास में रहेगा सन के सरफेस से, और ये कितना जा सकता है तो देख लो 1 10 100 1000 10,000 लाख से 7 लाख किलोमीटर पर आवर ऑर्बिट में घूम सकता है, इतना फास्ट है जी। और ये पहली बार है पार्कर सोलर प्रोब विल बी द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट टू फ्लाई इनटू द आउटर सोलर कोरोना। ये पहली बार है कि वहाँ पे आउटर सोलर कोरोना में परिक्रमा लगाएगा। दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट बाय एनी ह्यूमन बीइंग।
हाँ, किसी भी ह्यूमन बीइंग या किसी भी एसोसिएशन के लिए इससे बड़ा अचीवमेंट नहीं हो सकता है सो फार सन इज कंसर्न। क्यों इतना पास जाने का प्रयास है, बहुत पास हुआ जी, तो इसका मतलब ये हुआ हम इतना पास जाएंगे तो खींचा जाएगा, फिर तो उसके लिए स्पेशल प्रोविजन होगा। क्या प्रोसीजर होगा, क्या तौर तरीका होगा, तो आगे देखेंगे। देखिए इट विल एसेस द स्ट्रक्चर एंड डायनेमिक्स ऑफ द सन्स कोरोना एंड मैग्नेटिक फील्ड। उस सन का कोरोना क्या है, क्या डायनेमिक्स है, क्या स्ट्रक्चर है, वो जानने का प्रयास। और मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से सोलर विंड होगा, वहाँ पे सन स्पॉट बनते हैं, तो ये सभी चीज़ देखने का प्रयास होगा। इट विल स्टडी द एनर्जी फ्लो दैट हिट्स द सोलर कोरोना। अभी यहाँ पे ये भी जानने का प्रयास होगा कि जो एनर्जी फ्लो होके क्रोमोस्फीयर से फोटोस्फीयर से उठ के क्रोमोस्फीयर से उठ के कोरोना में जो टच करता है वो क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है कि इतना सोलर कोरोना को इतना गर्म कर देता है। और व्हाट कॉजेज द सोलर विंड, और सोलर विंड कैसे होता है। सोलर विंड से क्या होता है कि हाईली आपका इलेक्ट्रिकली चार्ज आपको पार्टिकल्स मिलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, जो कि बहुत है। और ये रहस्य सुलझाने के लिए ये सब प्रयास किया जा रहा है नासा का मिशन। तो यही है कि सोलर विंड क्या है, मैंने वही बोला कि ये चार्ज पार्टिकल्स है जो कि आपके अपर एटमॉस्फेयर यानी कोरोना से रिलीज होते हैं। ये प्लाज्मा है, प्लाज्मा समझते हैं ना, ये सॉलिड है ना लिक्विड है ना गैस है, ये आयनाइज्ड गैस फॉर्म में है। प्लाज्मा मतलब होता है गैसियस फॉर्म है मगर डिफरेंट गैसियस फॉर्म है, ये आयनाइज है, प्लस माइनस उस तरह का है। तो प्लाज्मा है ये, यानी कि सोलर विंड एक प्लाज्मा होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं और अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। और ये पार्टिकल्स इतना तेज होता है, इसका स्पीड इतना तेज होता है कि वो सन के ग्रेविटी भी इसको रोक नहीं सकता है, जैसे ही बना उड़ जाएगा और यूनिवर्स में फैल जाता है। और सन हमारे अर्थ में भी रिसीव होता है, इसी से हम कहते हैं कि इसी तरह ग्रेविटेशनल वेव्स भी होता है रामानंद जी। तो हमको लिगो वाला कॉन्सेप्ट लेके आना पड़ता है यहाँ पे, फिर हमको उनको जिंदा करना पड़ता है, अल्बर्ट आइंस्टाइन को जिंदा करना पड़ता है इस केस में। यस, आर रिलेटिंग एवरीथिंग्स, बिल्कुल सब चीज़ है, उसी से नेबुला का फिर कॉन्सेप्ट आ जाएगा, फिर गैलेक्सी का बात हो जाता है वहाँ से। तो क्योंकि हम जितना बाहर के फिनोमेना को जानेंगे उतना ही हम अर्थ को बेहतर रूप से जान पाएंगे, और अर्थ को जितना बेहतर रूप से जान पाएंगे तो अर्थ का इलाज भी बेहतर रूप से कर पाएंगे। सिंपल सी बात है। आज कोरोना में हम लोग को जो दवाई नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमको सोर्स ही पता नहीं है। यदि हमको सोर्स पता होता तो आराम से हम उसका निकाल लेते, एंटीडोस आराम से निकाल लेते हम लोग। हमको पता ही नहीं चला, बस एक रख दिए बस कि ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबली चमगादड़ से आया है। क्यों? चमगादड़ क्या है, ज़्यादा वल्नरेबल है इस तरह के डिजीज को लेके, इस तरह के वायरस, क्योंकि वो कैरियर है वायरस का। हमको अभी तक फुल प्रमाण नहीं मिला है कि वो चमगादड़ से आया है या फिर किस तरह आया है। तो बात समझने का प्रयास करो कि सोलर विंड को भी समझने के लिए स्पार्कर्ड सोलर प्रोब का अभ्यास किया जा रहा है 2018 से। सोलर विंड इज अ सुपरसोनिक, ये जो सोलर विंड है सुपरसोनिक है। और गजब बात है कि ये कितना किलोमीटर पर सेकंड चलता है, तो 250 से लेकर 750 किलोमीटर पर सेकंड चल सकता है, यानी कि इतना रफ्तार से तोड़ते हुए सोलर कोरोना को बाहर निकलता है ये। तो इसका अध्ययन करना है, कौन करेगा अध्ययन? पार्कर्ड सोलर प्रोब। प्रोब मतलब ही क्या है? चेक करना, हाँ समझे, बिल्कुल। तो क्या होगा, ऐसा कुछ तो बात होगा उसमें, देख लीजिए सील्ड मैकेनिज्म होना चाहिए, अदरवाइज वो तब के खत्म हो जाएगा। इतना पास जाते हैं आप कोरोना के और उसके ऑर्बिट लगाना चाह रहे हैं, तो यस यू शुड हैव सच मैकेनिज्म टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द इमेंस हीट एंड रेडिएशन। तो उसके लिए होगा, देखिए क्या बोला गया यहाँ पे, सोलर सील्ड होगा उसके लिए। तो पार्कर्ड सोलर प्रोब विल फेस इमेंस हीट एंड रेडिएशन, करेक्ट बात है। तो स्पेस क्राफ्ट जो सिस्टम होंगे वो प्रोटेक्टेड किया जाएगा ना हीट और रेडिएशन से, तो बाय हैविंग सोलर सील्ड। सोलर सील्ड एक मैकेनिज्म होगा, एक प्लास्टिक होगा, हाँ उसके ऊपर पैकेजिंग होगा, और वो पैकेजिंग इतना अच्छे से फोल्ड किया जाएगा ताकि जितना भी गर्म एयर्स और जितना भी गर्म तुम्हारा सन का रेज है या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ये चार्ज पार्टिकल्स है वो उसको डिस्ट्रॉय ना करें। तो उसके लिए हमारे पास सोलर सील्ड है। सील्ड का मतलब ये प्रोटेक्शन। इफ द सील्ड वर नॉट बिटवीन द स्पेस क्राफ्ट एंड द सन, यदि स्पेस क्राफ्ट यानी कि देखो सील्ड क्या ऊपर वाला पार्ट है, ऊपर वाला देखोगे, ये जो ऊपर वाला देखोगे जो एरियाज है, हाँ ये ऊपर वाला, ये इसी को बोलते हैं सील्ड, हाँ छत्ता जो है, बिल्कुल। तो यही आपका सील्ड है, समझ गए? ये जो छत्ता है ये देखो, ये वाला दिख रहा है ना तुमको, सिंपल भाषा में कहाँ तुम था रे, तो यही सील्ड है। यदि सील्ड नहीं हुआ स्पेस क्राफ्ट और सन के बीच में तो प्रोब तो बाबू ऐसे डैमेज हो जाएगा, फिर विद इन फ्यू सेकेंड्स बर्बाद हो जाएगा, डिस्ट्रॉय, क्यों? जल जाएगा वो, समझे ना, तुरंत जल जाएगा। तो बोल तो रहे हैं
द प्रोब वुड बी डैमेज एंड बिकम इनऑपरेटिव। समझ गए ना, डैमेज हो जाएगा, ऑपरेशन में नहीं होगा, खत्म विदिन फ्यू सेकेंड। वाई सच प्रोब, क्यों ऐसा प्रोब की जरूरत है? ठीक है, वी आर अफेक्टेड बाय द स्पेस वेदर। ठीक है, तो अब देखते हैं कि मेजर मिशंस ऑफ अदर कंट्रीज। तो ऊपर भी देख ही रहे थे, मेजर में पार्कर सोलर प्रोब हो गया। इसी के बारे में सोचेंगे क्यों ऐसा प्रोब का क्या जरूरत है, सोलर पार्कर। तो देख लो, वी आर अफेक्टेड बाय द स्पेस वेदर। स्पेस वेदर से फर्क पड़ता है ना जी, यदि स्पेस में कोई घटना होता है तो देखते कभी कभी आपका सिग्नल खराब हो जाता है। यस, स्पेस वेदर में इफेक्ट होता है। अंडरस्टैंडिंग द फिजिक्स ऑफ कोरोना एंड सोलर विंड विल हेल्प अस टू बेटर मैनेज द टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। सही बात है ना, यदि हम कोरोना के बारे में ठीक से जान लिए, हम सोलर विंड के बारे में जान लिए, तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे अर्थ में उसको हम बेटर प्रोटेक्ट कर पाएंगे। हम बोलेंगे अच्छा ये चार्ज पार्टिकल आ रहा है, ये डैमेज कर देगा, कुछ अलग मैकेनिज्म बनाते हैं। यस, इवेंचुअली हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है रिलेटेड टू एयर स्पेस, वो हम बचा कर रख सकते हैं। और भी क्या हेल्प होगा, तो और देखिए सैटेलाइट कम्युनिकेशन हम लोग का बेटर हो जाएगा। क्यों, हम जितना रिसर्च करेंगे उतना बेटर हमारा टेक्नोलॉजी होगा। उसका पावर ग्रिड, देखिए पावर ग्रिड इश्यूज यहाँ पे कैसे हुआ है। पावर हमारे देखिए जो इलेक्ट्रिकली हाई चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके पावर ग्रिड को भी खराब कर देता है। जो नीचे आप पावर ग्रिड देख रहे हैं, हाँ फील्ड बनाता है, बिल्कुल समझे ना। तो वो उसका ध्यान कर लेंगे तो यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगा उस प्रॉब्लम को, समझ रहे हो ना, ये खत्म मिनिमाइज कर सकते हैं। रेडिएशन एक्सपोजर ऑन एयर, अब देखिए एयरप्लेन आपका एयरलाइन फ्लाइट्स है, उस पर भी तो रेडिएशन आएगा, दिक्कत है। तो ये जान लेंगे, अध्ययन कर लेंगे तो कैसे हाउ टू गेट रीड ऑफ रेडिएशन सो डैट इट कांट अटैक और इट कांट इंक्रोच ऑन योर एयरलाइंस, इसके बारे में भी हमको समझ में आ जाएगा। और एस्ट्रोनॉट सेफ्टी, एस्ट्रोनॉट सेफ्टी सो इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इतना बड़ा बड़ा अध्ययन किया जा रहा है बाहर जाके, तो सेफ्टी सो इम्पॉर्टेंट। तो इसलिए ये सभी फंडामेंटल्स रीजन है जिसके वजह से हमें या फिर नासा को ये प्रतिबद्ध बनाता है कि जाओ और आप प्रोब करो ठीक से। अब तो समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं। तो अभी तक जाने हो तुम लोग कि मेजर मिशन ऑफ अदर कंट्रीज, यानी कि अदर कंट्रीज में एक हमने यूएस का देख लिया, यानी कि नासा का देख लिया, सोलर प्रोब है ना, पार्कर जिसको कह सकते हैं, पार्कर सोलर प्रोब। अब जानेंगे दूसरा चीज, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। हाँ, तो देखो इस सो इम्पॉर्टेंट, सो इम्पॉर्टेंट, देखो क्यों, क्योंकि ये अद्भुत है। ये हबल स्पेस टेलीस्कोप के बारे में इस क्लास में चर्चा हुआ था ना जी, और बोले थे कि इसने गजब का मैग्नेटिक फील्ड से पता किया और बाइनरी सिस्टम के, बाइनरी अर्थ सिस्टम, बाइनरी स्टार सिस्टम क्या होता है। तो मैंने बहुत पहले ही पढ़ा दिया था कि स्टार देखेंगे दो लगेगा, अंदर जाओगे तो बहुत बड़ा है, और प्लस बाइनरी स्टार मतलब क्या है कि अब बड़ा स्टार का एनर्जी खत्म कर रहा है छोटा स्टार, याद है। तो ये पूरी तरीके से HST से ही हुआ था, हबल टेलीस्कोप से ही हुआ था। हाँ, हाँ, तब हो जाएगा, ट्रिक उल्टा फोड़ जाएगा। हाँ, पर तो इसमें क्या है कि छोटा वाला जो स्टार होता है ना जी, बड़ा वाला स्टार खत्म कर देता है, उसका एनर्जी खींच लेता है, समझे ना। हाँ पूरा, हाँ वो खत्म हो गया, वो गया तो ब्लैक होल चला गया। देखो ये क्या है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, ठीक है, ये स्पेस टेलीस्कोप है जो सक्सेसर होगा, यानी कि हबल स्पेस टेलीस्कोप का सक्सेसर होगा, बाद का होगा। ये लॉन्च अभी किया नहीं गया है, ये अक्टूबर 2021 का प्रोग्राम है, समझे। द मेजर गोल क्या है कि सम ऑफ द जो बहुत दूर ऑब्जेक्ट्स है यूनिवर्स में उसको पहचानना। फर्स्ट गैलेक्सी मतलब क्या होगा कि रामानंद जी जो बिग बैंग थ्योरी हुए होंगे उसमें जो पहला क्रिएचर जो बना होगा, जो अभी बहुत दूर होगा, उसको अध्ययन करना, दैट इज द फर्स्ट गैलेक्सी, समझे। विच आर बियॉन्ड द रीच ऑफ करेंट इंस्ट्रूमेंट, क्योंकि अभी के इंस्ट्रूमेंट में हम नहीं कर सकते, क्योंकि उतना हाई रेजोल्यूशन पावर नहीं है। अभी हमारे पास हबल स्पेस टेलीस्कोप पर इतना दम नहीं है कि एकदम दूर का फर्स्ट गैलेक्सी को पता कर सके, प्रिडिक्ट कर सके, नहीं हो सकता। इसी के लिए हमने क्या किया, इसके सक्सेसर को मंगवाने का प्रयास किया, और वही सक्सेसर क्या है, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, जो कि अभी लॉन्च नहीं किया गया है। ये गांधी बाबा के जयंती के दिन होगा या उसके आसपास होगा, अक्टूबर 2021। देखो इसमें क्या होगा कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, देखो अच्छी बात, गजब बात पता है रामानंद जी, इसका सबसे खूबसूरती बात है कि इंफ्रारेड जो रेडिएशन होता है इसको भी डिटेक्ट करेगा। नॉर्मली क्या होता है, देखो गधा बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉर्मली होता है कि हम ऑप्टिकल रेडिएशन का डिटेक्ट करते हैं। ऑप्टिकल रेडिएशन मतलब लाइट वाला,
और ये इंफ्रारेड पे भी काम करेगा। इंफ्रारेड पे काम, देखो यहाँ पे शायद नहीं लिखा होगा, मैं इंफ्रारेड पे काम करने का मतलब क्या होता है, क्या फ़ायदा, क्या एडवांटेज क्या होता है रामानंद जी? इंफ्रारेड रेडिएशन पे यदि आप काम करते, डिटेक्ट करते, एनालिसिस करते, तो इसका फ़ायदा ये होता है कि वेदर फिनोमेना से ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऑप्टिकल जो लाइट वाला होता है, लाइट में आपका यदि मान लीजिए कि मौसम खराब है, अच्छा है, दिन है, रात है, तो बहुत इफेक्ट पड़ता है। यदि ऑप्टिकल रेडिएशन का आप जांच पड़ताल कर रहे हैं तो आप इंफ्रा रेडिएशंस को, है ना, एनालिसिस कर रहे हैं, आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं, डिटेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें इरेस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, चाहे कैसा मौसम है आपका, ठंडा है, गर्म है, कोई तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मिल जाते हैं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये आपका जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है, ये दोनों चीज़ में डिटेक्ट करेगा, इंफ्रारेड में भी करेगा और साथ साथ ऑप्टिकल रेडिएशंस को भी करेगा। सो ब्यूटीफुल। और देखिए इसका जो आपका मिरर होगा 6.5 मीटर होगा, यानी कि हबल स्पेस टेलीस्कोप मात्र 2.4 मीटर्स था। क्या, व्हाट डज इट मीन, यानी कि बड़ा मिरर होने का खुशी क्यों है? बड़ा मिरर जितना बड़ा होगा उतना रेडिएशन को ले पाएगा, और जितना रेडिएशन होगा उतना रेजोल्यूशन बेस्ट होगा, उतना अच्छा इमेज आएगा हम लोग को देखने के लिए, उतना मिलेगा। क्यों? क्योंकि मिरर का काम है लाइट को एब्जॉर्ब करना, और जितना लाइट एब्जॉर्ब, आज हम लोग काहे देखते हैं, आज हम लोग ऐसे देखते क्यों? रेटिना में आंख बनता है कि नहीं बनता है? क्योंकि लाइट रिफ्लेक्ट होता है। तो जब यहाँ पे रहेगा, यहाँ मिरर रहेगा, तो मिरर में लाइट आएगा तो एब्जॉर्ब होगा और हाई रेजोल्यूशन बनेगा। और इसका तो क्या है कि मिरर भी बड़ा है, मिरर बड़ा है तो उतना ही लाइट एब्जॉर्ब होगा, जितना लाइट एब्जॉर्ब होगा उतना ही बेस्ट पिक्चर तुमको मिलेंगे, और तुम क्या बोलोगे, हाँ दूर का गैलेक्सी देख लिया हमने। तो वही बात है, देखो कि इट्स प्राइमरी मिरर 6.5 मीटर्स मच लार्जर देन द प्राइमरी मिरर ऑफ HST, दैट इज द हबल स्पेस टेलीस्कोप, जिसका 2.4 मीटर था। सो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्रोवाइड्स मच हायर रेजोल्यूशन देन। समझ में आया कि नहीं आया? लॉजिक समझ में आया ना जी? आगे बढ़ो। अब ये कहाँ पे डिप्लॉयड किया जाएगा, किस जगह? तो L2 लैग्रेंज पॉइंट में। लैग्रेंज पॉइंट वही जो हम बोले थे L1, L2, L3, L4 था, तो 2 वाला जगह पे इसको डाला जाएगा देखने के लिए। आगे बढ़ जाओ, देखो ये फिगर भी दिया, देखो 1 2 3 4 5 है कि नहीं है वहाँ पे, लैग्रेंज पॉइंट साइड में है तुम्हारा, ठीक है। और ये देखो हबल प्राइमरी मिरर से तुमको ऐसा दिखेगा, मगर तुम जी इसका मिरर का स्ट्रक्चर देखोगे तो ये बड़ा स्ट्रक्चर है, देख रहे हो ना? हाँ, हबल प्राइमरी मिरर इतना छोटा व्यू था, मगर आप उसका देखिएगा व्यू तो आपको बड़ा व्यू दिखेगा, ताकि आप इंफ्रारेड का भी कर सके, साथ साथ ऑप्टिकल रेडिएशन भी कर सके। ये बहुत फायदा है, समझ गए ना? इसका बड़ा होने का कारण ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर, तो क्या होगा, ज़्यादा वो होगा, लाइट को ट्रैप कर पाएगा और हाई रेजोल्यूशन बनेगा। बिल्कुल हाँ, नहीं देखिए अभी तक हम अभी तक मैं बता रहा हूँ, अभी तक जितने भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है उसमें ऑप्टिकल पे ही जोर दिया जाता है। मैं इंफ्रारेड पे करना जरूरी है, जरूरी इसलिए है कि क्यों, ये डिपेंडेंट नहीं है दूसरे की तरह। ऑप्टिकल यदि आपका मौसम खराब हुआ और डिस्टर्बेंस हुआ तो ऑप्टिकल रेडिएशन को ऑब्जर्व करने में थोड़ा डिफिकल्टी होता है, डिस्टर्बेंस होता है। मैं इसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, ये अंतर है दोनों में। हाँ, इंफ्रारेड में कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, डोंट केयर, नो फर्क ही नहीं पड़ता। हाँ, इंफ्रारेड कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे देखो, तो समझ गए बात को। अब हम लोग इंफ्रारेड सदाबहार है, इंफ्रारेड कोई फर्क नहीं, इरिस्पेक्टिव है, कैसा ही मौसम हो, कुछ भी हो, आई डोंट केयर, वो वाला नेचर है उसका। निसार पढ़ेंगे, देखो निसार क्या है, तुम्हारा नासा और इसरो का कोलैबोरेशन है, समझे? दोनों मिलके, बहुत सारे मिलके करते हैं कि नहीं करते स्पेस एजेंसी। देखो निसार है, इसका फुल फॉर्म क्या है कि नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो ये बताएंगे क्या चीज़ होता है, अच्छे से बताएंगे इस चीज़ के बारे में। ये जॉइंट प्रोजेक्ट है नासा और इसरो का, ताकि एक लॉन्च कर सके हम क्या, सिंथेटिक अपर्चर रेडार, यानी कि सार कर सके। और इसी को सार, उससे पहले NI जोड़ दो तो निसार हो जाएगा। होप तो समझ में आ गया निसार कैसे हुआ है। अभी क्या है निसार, तो बात समझ ही लो। सबसे पहले हम समझते हैं कि इसमें होता क्या है। देखो ये एक रेडार है, रेडार मतलब समझ गए, देखिए रेडार मतलब जो रेडियो वेव्स के द्वारा रिमोट सेंसिंग करे। यस, वेरी ब्यूटीफुल थिंग। देखिए रमानंद जी, सिंपल समझिए, इमेजिन करिए एक सैटेलाइट है यहाँ पे, समझ गए, यहाँ सैटेलाइट है, नीचे अर्थ है, हाँ एक फॉरेस्ट है, कोई भी चीज़ ले लो। ये क्या करेगा, ये रेडियो वेव छोड़ेगा, सैटेलाइट रेडियो वेव छोड़ेगा, गया टकराया वहाँ पे,
टकरा के फिर से रिफ्लेक्ट करेगा, फिर सैटेलाइट पकड़ लेगा, और सैटेलाइट पकड़ लेगा और सैटेलाइट का नीचे कनेक्शन है अर्थ में, वहाँ से इमेज ले लेगा। तो क्या बिना टच किए किया कि नहीं किया? विद द हेल्प ऑफ रेडियो वेव्स। तो रेडार में मतलब ही है कि रेडियो वेव्स के द्वारा जब रिमोट सेंसिंग किया जाता है उसी को रेडार कहा जाता है। आई होप सो समझ में आ गया होगा। तो देखो ये क्या किया जा रहा है इसमें कि जो सार है यानी कि सिंथेटिक अपर्चर जो रेडार होगा, हाँ ये क्या है, एक टाइप ऑफ रेडार है, यानी कि रेडियो वेव्स का यूज़ करके रिमोट सेंसिंग किया जा रहा है और इससे 2 और 3 डायमेंशनल इमेजेस बनाए जा रहे हैं। ठीक है, लैंडस्केप्स के, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, लैंडस्केप हो सकता है, फॉरेस्ट का हो सकता है, कोई भी इकोसिस्टम का हो सकता है, ओशन का हो सकता है, कोई कहीं का भी हो सकता है, ये बात समझे ना। और इससे देखिए बढ़िया बात क्या है, 2D में आना है तो 2D में भी आ सकता है, 3D में। और देखिए जितना आपके पास रेजोल्यूशन इमेज होगा उतना बेहतरीन आप कर पाइएगा ना काम। आज जीपीएस इतना काहे वर्क किया? बिकॉज ऑफ दिस थिंग्स। तो हमारे पास बहुत अवेलेबल रहेंगे, हमारे पास बहुत डेटा रहेंगे। अब देखो इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होगा, तो पहले ही बता दिया कि रिमोट सेंसिंग में होता है, तो मैंने पहले ही बोला कि नहीं बोला, रेडियो वेव से रिमोट सेंसिंग। दूसरा क्या है कि अर्थ का मैपिंग देख लो, है ना। और मेरे हिसाब, हाँ अभी थोड़ा देर में आ जाएगा ये, हाँ थोड़ा देर में आ जाना चाहिए। अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो ये क्या है, तुम्हारा मैपिंग ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ एंड अदर प्लैनेट्स। सरफेस ऑफ द अर्थ के बारे में जानने का भी प्रयास रहेगा इससे। ओशनोग्राफी मैं बोल चुका हूँ, क्या है जियो, क्या है ये देखो, ग्लेशियोलॉजी मतलब क्या होता है, ग्लेशियर। हाँ जो अभी तो अर्थ जो आपके क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसके हिसाब से ग्लेशियर का अध्ययन तो होना ही चाहिए, जो उत्तराखंड में भी जो हुआ था। हम लोग पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे एडिटोरियल में उत्तराखंड के बारे में, ठीक है, कल बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, और फॉरेस्ट्री के बारे में जान पाएंगे, और साथ साथ मिलिट्री सर्वेलेंस में भी इसका यूज हो पाएगा, समझे। दैट इज ऑल अबाउट निसार। अब देखो दूसरा चीज आता है आर्टेमिस प्रोग्राम। आर्टेमिस प्रोग्राम क्या है, देखो ये नासा ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, यानी कि ह्यूमन बींग इसके अंदर है। और देखो अभी तक अपोलो छोड़ा गया था ना रामानंद जी, याद है आपको, पहला अपोलो था मून पे जहाँ पे एक पुरुष गया था। ये पहली बार क्या है कि अब महिला भी जाएगी, नासा का महिला भी जाएंगे और एक पुरुष भी रहेगा, और नेक्स्ट मैन होगा बट पहला महिला होगा। क्यों? क्योंकि पहला मिशन जो मून पे छोड़ा गया था अपोलो में छोड़ा गया था। ये क्या है कि पहली बार वुमेन जाएगी और सेकेंड बार पुरुष जाएगा तुम्हारा, और भी कौन सा, साउथ पोल रीजन पे, लूनार साउथ। लूना मतलब क्या, सरफेस। हाँ लूना मतलब सरफेस होता है, साउथ पोल मून के बैक साइड, साउथ पोल, समझे ना, जो कि अनएक्सप्लोर्ड है। अनएक्सप्लोर्ड है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि रोटेशन और रिवोल्यूशन साथ साथ चलता है मून का, इसलिए वो है। इस बार जो हम किए थे तो वो भी तो हमारा पीछे वाला ही था। हाँ पार्कर मिशन बोल रहे हैं, पार्कर मिशन कैसे बोल सकते हैं आप? बैदू वाला बोल रहे हैं क्या? बैदू नहीं, दूसरा वो आप चाइना का बोल रहे हैं। सन को करने वाला पार्करी है, पार्करी है, कुछ दूसरा है ऐसा है। मून इसने प्रयास किया है तो चाइना ने किया है, चाइना ने किया है। देखो द प्रोग्राम इज कैरिड आउट प्रीडोमिनेटली बाय, देखो किसने किसने किया है ये आर्टेमिस प्रोग्राम, किसने किसने किया है? नासा ने, और यूएस का बहुत सारे कमर्शियल स्पेस फ्लाइट कंपनीज है, जैसे जानते हो एलन मस्क का खुद है तुम्हारा, टाटा मोटर्स का, ठीक है, और भी बहुत सारे इंटरनेशनल पार्टनर्स होंगे। इंटरनेशनल पार्टनर कौन से होंगे? यूरोपियन स्पेस एजेंसी होगा, जापानीज जैक्सा होगा, CSA होगा, इटालियन स्पेस एजेंसी होगा, ऑस्ट्रेलियन स्पेस एजेंसी होगा, UK स्पेस एजेंसी होगा, और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स स्पेस एजेंसी भी होगा, यानी कि इंटरनेशनल पार्टनर्स भी होंगे। यूएस रहेगा, यूएस का प्राइवेट भी रहेगा एलन मस्क वाला, ठीक है, और भी बहुत सारे रहेंगे, तब जाके आर्टेमिस प्रोग्राम हो सकेगा। और इसमें क्या है कि पहली बार महिलाएं जा रही है और सेकेंड बार पुरुष जा रहा है मून का, और भी लैंड कहाँ पे होगा? लूनार साउथ पोल में, पीछे साइड में, मून का पीछे साइड में। देखो तो इसमें देखते हैं द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इस प्रोग्राम में 3 भाग में डिवाइड किया गया है। देखो आर्टेमिस 1 ये लॉन्च 2021 तक हो जाएगा ऐसा मानना है, ठीक है, और इसमें क्या है कि तुम्हारा अनक्रूड फ्लाइट टू टेस्ट द स्पेस लॉन्च सिस्टम, ये लॉन्च करने के लिए चेक होगा। और देखो अभी तक मैं क्लियर कर दूं, अभी तक ज़्यादा डेटा इसके लिए अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे भी, क्योंकि हल्का सा ब्लूप्रिंट छोड़ा है। जब ये मिशन सक्सेसफुल होगा तब बहुत ज़्यादा आएगा, तो अभी जस्ट हल्का बात किया है, इसलिए बहुत कम है पढ़ने के लिए इसमें। तो आर्टेमिस 1 क्या है, ये 2021 में किया जाएगा, जिसमें अनक्रूड फ्लाइट रहेंगे जो स्पेस लॉन्च सिस्टम को चेक करेगा वहाँ पे। जो 2 होगा उसमें क्रूड, पहली बार क्रूड फ्लाइट टेस्ट होगा ऐसी, उसमें आदमी होगा, और 2023 तक किया जाएगा।
और जो तीसरा होगा उसमें एस्ट्रोनॉट्स हो गए, विल लैंड, यानी कि एस्ट्रोनॉट उतरने वाले होंगे मून साउथ, जो मून का जो साउथ पोल है वहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स उतरेंगे नीचे, जो कि 2024 तक। तो ज़्यादा डाटा अवेलेबल नहीं है। और हम वही सोच रहे थे कि उस समय, तो रामानंद जी मैं बोलना चाहूँगा जो निसार है, ऊपर चले जाइए, एक पॉइंट मेरे दिमाग में घूम रहा था उस समय से, जो निसार के बारे में तुम लोगों को बताया गया क्लास में, वो निसार कहाँ पे करेगा, तो ये है पोलर ऑर्बिट पर रामानंद जी, पोलर ऑर्बिट पे। क्योंकि पोलर ऑर्बिट में क्या होता है कि, हाँ, पोलर ऑर्बिट में क्या होता है कि आप 24 घंटा के अंदर ही, 24 घंटा के अंदर ही आप अर्थ का पूरा इमेज ले सकते हो। इसलिए जो निसार है, यहाँ पे लिखा नहीं गया है, निसार जो है वो पोलर ऑर्बिट में छोड़ने का बात है। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास।